जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम झारखंडियों की आंखें आंखें नहीं बल्कि संग्रहालय है जहां संग्रहित किए जाते हैं इंतजार। नियति ने हमें झारखंड सचिवालय की तैयारी के लिए चुना है। तो दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल सहित समकक्ष जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनको टारगेट करते हुए हमने एक कॉमन टॉपिक पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक सटीक नोट्स तैयार करने का प्रयास किया है, जो कि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम दोनों जो है मिलकर साथ में देखेंगे। आइए कुछ खास मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि क्या इस टॉपिक से आपको पूछी जानी एक्सपेक्टेड है जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को शुरू करते हुए कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं, जिसमें से हम पंचवर्षीय योजना का डिफिनेशन देख लेंगे ताकि हमें समझ में आए कि एग्जैक्टली यह पंचवर्षीय योजना होता क्या है। तो अगर हम इसका डिफिनेशन एक सेकंड में देखने का प्रयास करें तो पंचवर्षीय योजना केंद्र सरकार द्वारा हर 5 साल के लिए शुरू की जाने वाली एक योजना थी। देखिए, यह जो है आज़ादी के बाद हमारे देश के नेताओं के द्वारा शुरू किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक बेहतरीन पहल था, जिसके माध्यम से क्या था कि 5 साल के लिए यह योजना शुरू की जाती थी। और यह जो थी केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम थी, जिसका मकसद देश के लोगों को आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाना, देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके लोगों के जीवन स्तर में तेजी से सुधार लाना, उत्पादन बढ़ाना और समुदाय के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना था। पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, वन, स्वास्थ्य, शहरी मामलों, उद्योग और ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाती थी। तो आई होप आपको यह बेसिक जो डिटेल है, बेसिक इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आखिर में एग्जैक्टली पंचवर्षीय योजना क्या था और इसमें क्या होता था। बाकी आगे जो मैंने चीजें लिखी है उससे आपको और डिटेल में क्लियर होगा कि पंचवर्षीय योजना क्या था और इसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या पूछा जा सकता है। लेकिन इससे जुड़ा जो एग्जाम पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना था वह जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, जो अब 15 देशों में टूट चुका है, जिसमें सबसे बड़ा देश रूस है, वहां पे शुरू किया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, लागू किया गया था वहां पे जोसेफ स्टालिन के द्वारा 1928 में। अब देखिए, एक और चीज आपको ध्यान रखना है, वह क्या ध्यान रखना है कि बॉम्बे प्लान को भी इससे जोड़ के कभी कभी आपको पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखें कि वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ और भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। और क्या देखना, 8 दिसंबर 1951 को भारत की संसद में पहली 5 साल की योजना प्रस्तुत की थी। तो आपको अगर पूछे कल को कि जो है पहली 5 साल की जो मतलब कि योजना का प्रस्तावित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, वह किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, तो आपका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और इनके द्वारा 8 दिसंबर 1951 को जो है भारत की संसद में पहली 5 साल की योजना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रख के चलना है। देखते हैं अब अगला पॉइंट क्या क्या कुछ खास है। अब देखिए, यहाँ पे वही चीजें डिफिनेशन को थोड़ा सा तोड़ के लिखा गया है कि पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम थी। इनमें देखिए, अब ध्यान रखने वाली बात यहां से है कि इनमें पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ, यानी कि इसके जो अध्यक्ष होते थे, अध्यक्ष वह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके साथ साथ और कौन होते थे इस आयोग में, तो यहाँ पे देखिए उनके साथ आयोग के पास एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होते थे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जिनका ओहदा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में, संसद में, तो उनकी जितनी वैल्यू होती है, ठीक है, उतना ही जो है इनका भी ओहदा हुआ करता था कैबिनेट मंत्री के बराबर, किनका, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। कल को अगर आपको पूछे कि इसका जो पहले जो अध्यक्ष रहे और या उपाध्यक्ष रहे, तो अध्यक्ष तो आपको समझ जाएंगे कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो वही होंगे, लेकिन उपाध्यक्ष आप भूल सकते हो। तो उपाध्यक्ष को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें कि पहले जो उपाध्यक्ष थे वह गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया उपाध्यक्ष थे, और अंतिम उपाध्यक्ष पूछे इसका, तो आपको याद रखना है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। इन्होंने एक और चीज इससे संबंधित याद रखे कि इन्होंने 26 मई 2014 को इस्तीफा दिया था। उसके बाद नीति आयोग उस वक्त तक आ चुकी थी। ठीक है, अब देखिए, योजना आयोग नामक संस्था द्वारा कार्यान्वित
पंचवर्षीय योजनाएं अगले 5 वर्षों के लिए आमदनी और खर्च की योजना होती थी, जिसे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा पदस्थापित किया गया। आगे चल के मैं आपको नीति आयोग भी पढ़ा दूंगा, उससे संबंधित वैसी जानकारियां बता दूंगा जो पूछी जा सकती है। फिलहाल आप ध्यान में रखें कि यह जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, यह योजना आयोग नामक संस्था द्वारा कार्यान्वित थी, यानी कि मतलब उसके द्वारा इंप्लीमेंटेड था, ठीक है, उसके द्वारा रन किया जाता था। योजना होती थी कि किस चीज को फोकस करना है, किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज को बढ़ावा देना है, कैसे चीजें करनी है, तो उसमें कितना खर्च करना है वो और कितना आमदनी होगा, उसका जो इसमें योजना होता था, उसमें ब्यौरा होता था। और यह जो है इसके बाद रिप्लेस कर दिया गया, यह 1 जनवरी 2015 मतलब 1 जनवरी 2015 तक ही चला। 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग नामक थिंक टैंक नामक एक संस्था है, ठीक है, इसमें भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, तो इसको द्वारा जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया, पदस्थापित कर दिया गया। नीति आयोग के बारे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप इतनी जानकारी याद रखें कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग इंप्लीमेंट हो गया था, ठीक है। अब देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं हम प्रथम पंचवर्षीय योजना से शुरू करते हैं, और जिसके माध्यम से हम समझेंगे एक एक करके कि हर पंचवर्षीय योजना, आप सभी इस बात से अवगत है कि टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली, ठीक है, हमारे आजादी के बाद के भारत के इतिहास में। अब इन 12 पंचवर्षीय योजना में क्या खास हुआ और क्या एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, यहाँ नोट्स के माध्यम से, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से वह बेसिक चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें, सटीक चीजें लिखने का प्रयास किया गया है। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले हर योजना का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना है उसका टाइम ड्यूरेशन, समय काल, समय अवधि, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था, इसको आपको ध्यान रखना है, इसका डेट। गुलजारी लाल नंदा थे। यह जो योजना था यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, यह भी बीबीआई है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इसमें जो था मुख्य तौर पर कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया था, तो यह चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ध्यान दीजिए कि इसमें भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना जैसे प्रमुख और मुख्य परियोजनाएं जो थी वह शुरू की गई थी, तो इसको आप इससे संबंधित भी चीजें आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए कि 1956 के अंत तक जब यह योजना समाप्ति के 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित भी किए गए थे। इस योजना का जो लक्षित वृद्धि दर था, विकास वृद्धि दर जो था वह 2.1% था, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% था, 3.6% था, ठीक है। तो यह काफी सक्सेसफुल रहा था, चूंकि शुरू यह योजना शुरू की गई थी तो एक्सपेक्टेड जो था, एक्सपेक्टेड विकास दर बहुत कम रखा गया था, इसलिए यह बहुत ज्यादा भी अचीव इसमें किया गया और चीजें ठीक भी चली थी। एक और चीज, तो केन राज का एक तर्क था, केन राज का तर्क था कि भारत को पहले 2 दशक तक धीरे धीरे विकास करना चाहिए, ठीक है। तो इस तर्क को भी याद रखिएगा, कल को आपको पूछे कि किनका यह तर्क था तो केन राज रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे पंचवर्षीय योजना पे चलते हैं और देखते हैं यहां से क्या क्या आपको पूछा जा सकता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह टाइम ड्यूरेशन ही है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यह सीपी, यह जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो सबसे पहले यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें भारी उद्योगों और खनिजों पर प्राथमिकता दी गई। इसमें जो मुख्य जिसमें प्राथमिकता दी गई जिस चीज पे वह था मतलब पे जो है इसमें फोकस किया गया। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो इस्पात इत्यादि जो जितने भी इस्पात कारखाने थे उनका स्थापना इस दौरान हुआ था, उसमें से यह प्रमुख है, ठीक है। बोकारो पूछा जाता है, 1964 में हुआ था, इससे संबंधित चीज आप याद रखें, ठीक है। हमारे क्षेत्र का हो जाता है तो आपको ज्यादा ध्यान में रखना है कि आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि हर पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, झारखंड में क्या क्या हो रहा था, झारखंड में क्या क्या चीजें शुरू की जा रही थी, और इसको आप प्रीवियस ईयर के माध्यम से मतलब बहुत तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में किसी टॉपिक से क्या पूछा जा रहा है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करिए। वहां पे झारखंड सचिवालय को टारगेट करते हुए एक बंडल कोर्स है जिसमें पेपर 1 हिंदी प्लस इंग्लिश, पेपर 2 सारे लैंग्वेज पेपर, ठीक है, और पेपर 3 में जो 6 आपको सब्जेक्ट है, ठीक है, उनका उसी तरह से आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट वहां पे अवेलेबल है। तो वहां से हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस आप कर सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट भी और सेक्शनल भी, ठीक है। तो वहां से आप कर लोगे
कि किस टॉपिक से क्या पूछा जा रहा था आज तक एग्जामिनेशन में। उसके बाद देखिए इसका जो लक्षित वृद्धि दर था यह 4.5% था, जो कि वास्तविक विकास दर 4.27 था, तो यह भी ठीक ठाक चल गया था। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक तो सब कुछ ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या भारत की स्थिति होती है। अब हम आते हैं तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौर में, और यह दौर है 1961 से 1966 का। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है, ठीक है, कि 1961 से 1966 तक। अब इसमें देखते हैं क्या कुछ पॉइंट इससे जुड़ी आपको पूछी जा सकती है। तो सबसे पहला जो आपके समझ पॉइंट बनता है वह है कि कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था इसमें। ठीक है, यह जो योजना थी माना जाता है कि जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित थी। सकल घरेलू उत्पाद का जो इसमें लक्ष्य विकास दर था वह 5.6% था, लेकिन जो इसका प्राप्त हुआ वह 2.84% प्राप्त हुआ। इसका कारण क्या था, यह इतना बुरी तरह से क्यों विफल रहा? तो इसके विफलता का जब अगर कारण आपसे पूछेगा कोई या आप सोचोगे तो इसमें कुछ प्रमुख कारण आपको निकल के आएगा। उसमें था 1962 में होने वाला भारत चीन युद्ध, उसके बाद 1965 में होने वाला भारत पाकिस्तान युद्ध, और उसी दौर में 1966 के आसपास 65 66 66 67 के आसपास जो था वह सूखा भी पड़ा था बहुत, तो सूखा भी कहीं न कहीं इसका कारण रहा था। अब दोस्तों क्या हुआ कि इसकी विफलता के कारण सरकार को वर्ष 1966 से 1969 तक योजना अवकाश लेना पड़ा, जिसे प्लानिंग हॉलीडे के नाम से भी जाना जाता है। उसके घोषणा करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए कि इस अवधि के दौरान जो है 3 वार्षिक, ठीक है, 3 वार्षिक 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969 तक वार्षिक योजनाएं बनाई गई। 3 वार्षिक योजनाएं इस दौरान चली थी, तो इसको आप ध्यान में रख के चलेंगे। अब आइए देखते हैं आगे क्या है आपके समझ। आगे जब हम चौथी पंचवर्षीय योजना के दौर में जाएंगे तो इसका समय रहेगा 1969 से 1974। 3 वार्षिक योजनाओं के बाद फिर से पंचवर्षीय योजना शुरू हुई है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। बीच बीच में जो अवकाश आएगा उसको आप ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद ब्रेक आ रहा है। ठीक है, अब जब हम चौथी पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखें तो इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी से जुड़ा जो है चौथी पंचवर्षीय योजना तक इंदिरा गांधी आ चुकी थी। इस योजना में गाडगिल फॉर्मूला के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर जोर दिया गया था। यह जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसमें क्या क्या चीजों पर फोकस किया गया? सबसे पहले तो यह गाडगिल फॉर्मूला पर आधारित था, जिसमें स्टेबिलिटी, स्थिरता, डेवलपमेंट, विकास, आत्मनिर्भरता, ठीक है, जैसे जो है चीजों पे जो है और इसके दिशा में जो है प्रगति पे, डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था। इसमें वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। आपको पूछा जाएगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में किया गया था। ठीक है, तो इससे संबंधित यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम आइए पांचवी पंचवर्षीय योजना पे आते हैं, यह शायद रिपीट हो गया है। ठीक है, यहां से हम जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना पे आते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना का आप देखिए 1974 से 1978 का काल है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। इसमें और चीज देखिए आप कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली भी इसी दौरान शुरू की गई थी। इस योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम एमएनपी 1974 में काम के बदले बनास तथा अंत्योदय योजना 1977 से 78 प्रारंभ की गई थी। तो अंत्योदय योजना भी इसी दौरान शुरू की गई थी, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो था वह लक्षित जो विकास दर था वह 4.4% था, और वास्तविक विकास दर जो प्राप्त किया गया वह 4.8 था। तो यह भी ठीक ठाक चला, अच्छा चला। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखें कि वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया था। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना चल रही है, लेकिन जैसे ही सरकार बनती है, ठीक है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन के आते हैं, तो क्या करते हैं, इनकी जो नई सरकार थी, जो पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ था कि सरकार बदली थी, ठीक है, तो इन्होंने जो था इस पांचवी पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कहानी में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द्वितीय योजना अवकाश आ चुका है। ठीक है, एक योजना अवकाश अभी अभी आपने देखा, अब देखिए फिर से द्वितीय योजना अवकाश आया, क्योंकि फिर से चीजें गड़बड़ाई है, पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, द्वितीय योजना अवकाश के तौर पे भी आप इसे समझ सकते हैं, जो कि 1978 से 1980 तक चला। इसमें देखिए क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है याद रखने योग्य। ठीक है, तो यह स्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था।
तो इसको हमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इस दौरान जो था जनता पार्टी सरकार बना था। जनता पार्टी वही पार्टी जो अभी बीजेपी है, ठीक है। तो जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। परंतु 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। अब देखिए क्या हो रहा है, पॉलिटिकल स्थिरता क्या है कि जनता पार्टी की सरकार बनी है, ठीक है। अब जनता पार्टी की सरकार ने इसे खारिज कर दिया है और अपनी छठी पंचवर्षीय योजना लॉन्च भी कर दिया। लेकिन क्या होता है कि 1980 में फिर से इंदिरा गांधी और कांग्रेस का सरकार बन जाता है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है तो फिर से इसे खारिज कर देती है। इनके द्वारा बनाया गया नया पंचवर्षीय योजना तो जो था उसे फिर से वह खारिज कर देती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना। आगे देखिए, रोलिंग प्लान का तात्पर्य है, अब देखिए आपको समझाया जा रहा है कि रोलिंग प्लान क्या है। अगर कल को आपको रोलिंग प्लान पूछ दे तो रोलिंग प्लान का तात्पर्य है ऐसी योजना से जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता हो और इस मूल्यांकन का आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती हो, ठीक है। बेसिक सा इसका डिफिनेशन है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भारत में रोलिंग योजना, ठीक है, भारत में रोलिंग योजना को डीटी लकड़वाला को लागू करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि जेपीएससी पीटी जो एग्जामिनेशन हुआ है 2024 वाला, उसमें पेपर 1 में डीटी लकड़वाला से संबंधित एक प्रश्न था। तो चीजों को इसी तरह आप कोरिलेट करके पढ़ोगे या जितना ज्यादा आप सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ोगे। देखिए सबसे पहली तो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि सिलेबस में जो मेंशन टॉपिक है हर सब्जेक्ट का, उतने टॉपिक मैं एक बार पढ़ लूँ, कम से कम उसका बेसिक नोट्स पढ़ लूँ, चाहे बुक के माध्यम से, गूगल के माध्यम से या किसी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। उसके बाद उसका आप एमसीक्यू कर सकते हैं। इस टॉपिक का भी मैं एमसीक्यू लाऊंगा। तो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होने से बहुत सारे प्रश्न आप ऐसे भी आईक्यू बेसिस पे सॉल्व कर लोगे एग्जामिनेशन में। तो यहाँ इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट जो हम पंचवर्षीय योजना पे चलते हैं। अब छठी पंचवर्षीय योजना जो विवादित हो गई थी, इसमें हम फिर से शुरू करते हैं और फिर से यह नई पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चला। तो मेन छठी पंचवर्षीय योजना है जो है वह 1980 से 2 साल पहले वाला आपको नहीं गड़बड़ाना है। मेन छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 आपको याद रखना है। अब इसमें कुछ चीजें क्या घटी, तो छठी योजना 2 बार तैयार की गई। अभी आपको बताया गया कि छठी योजना 2 बार तैयार की गई, ठीक है। एक बार जनता पार्टी के द्वारा और फिर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अब जनता पार्टी द्वारा जो 1978 से 1983 की अवधि के लिए तैयार किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना, वह अनवरत योजना बनाई गई, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान का रखना है कि परंतु 1980 में बनी इंदिरा गांधी की नई सरकार ने इस योजना को समाप्त कर नई छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 लॉन्च की थी, ठीक है। पहले जनता पार्टी ने जो छठी पंचवर्षीय योजना लॉन्च की थी उसका ड्यूरेशन 1978 से 1983 था, क्योंकि उन्होंने जो क्या किया था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना को मतलब स्थगित कर दिया था और अपनी योजना की थी तो 1978 से 1983 के लिए था। लेकिन फिर से जब 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो इन्होंने फिर से जो है उनके द्वारा जनता पार्टी वाला पंचवर्षीय योजना को खारिज करके फिर से अपनी पंचवर्षीय योजना बनाई, जिसे छठी पंचवर्षीय योजना ही नाम दिया और यह 1980 से 85 के लिए था। तो इसको आपको इस कंफ्यूजन को दिमाग में क्लियर रखना है। यह इस दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, यह बात से अभी आप क्लियर है। यह जो योजना थी, यह योजना आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के रूप में चिन्हित है, ठीक है। इस दौरान आर्थिक उदारीकरण के शुरुआत के रूप में इस योजना को जाना जाता है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। यह परिवार नियोजन कार्यक्रम जो बहुत विवादित कार्यक्रम रहा, यह इसी दौर में शुरू किया गया था, छठी पंचवर्षीय योजना के दौर में ही। तो इसे भी आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना पे। सातवीं पंचवर्षीय योजना यहाँ से है। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन क्या है, 1985 से 1990। अब इसमें देखते हैं क्या कुछ खास है। देखिए इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, कम से कम 12 होगा, ठीक है। अब देखिए यह योजना जो था, यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। अब जब सातवीं पंचवर्षीय योजना आई तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे भारत के, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी मुख्यतः, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के तौर पे आप उन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार हटाना और समता एवं न्याय आधारित रोजगार जुटाना, ठीक है। रोजगार के अवसर प्राप्त करना, रोजगार लोगों को दिलाना, प्रोवाइड कराना, ठीक है। जो चीजें आज से चलती आ रही है, गरीबी हटाओ, अभी आगे वह भी मिलेगा। तो इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार जुटाना, समता एवं न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था तथा तकनीकी के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। इसी दौरान कंप्यूटर का भी युग शुरू हो रहा था, आप सभी कोरिलेट कर सकते हैं।
अब इसमें देखिए, इसमें जो लक्षित वृद्धि दर था वह 5.02% था, जबकि वास्तविक विकास दर 6.01 था। तो यह भी बहुत ठीक ठाक, बहुत अच्छा चल रहा था। इस दौरान भी भारत जो है मतलब नए युग में एक तरह से जो है अडेप्ट हो रहा था। तो यह दौर भी और यह पंचवर्षीय योजना भी ठीक ठाक चला। सातवीं, अब देखते हैं हम उसके बाद देखिए, जब सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौर में क्या हो गया, तो तीसरी योजना अवकाश हो गई। अब देखिए, इसके कारण हम समझते हैं कि तीसरी योजना अवकाश क्या थी। दो योजना अवकाश इससे पहले आप देख चुके हैं, रोलिंग प्लाग इत्यादि देख चुके हैं, लकड़वाला वगैरह देख चुके हैं। अब देखिए तीसरी योजना अवकाश, अब देखिए जिसका टाइम ड्यूरेशन था 1990 से 92, और इसका कारण भी आप तुरंत यहां समझेंगे। देखिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? तो बाद के वर्षों में क्या हुआ, 1990, 91 और 91, 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था। यह बाद में माना गया था, ठीक है। इसका मुख्य कारण था आर्थिक अस्थिरता। आर्थिक अस्थिरता थी जो भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा था। सभी जानते हैं कि इस दौरान एलपीजी आया था, ठीक है, एलपीजी से सब अवगत है। तो क्या हुआ था, 1991-92 का जो दौर था वह आर्थिक स्थिरता थी। भारत जो था विदेशी मुद्रा भंडार के संकट से जूझ रहा था। तो उस दौरान जो था आठवीं पंचवर्षीय योजना आया ही नहीं। उस दौरान जो खाली 2 साल गया उसको बाद में वार्षिक योजना के तौर पे माना गया 1990, 91, 91, 92 के तौर पे। अब देखिए, भारत गणराज्य के 12वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, इस दौरान कौन थे प्रधानमंत्री, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। अब जो यह जो थे वह 12वें प्रधानमंत्री थे भारत के, ठीक है। अब देखिए, इनके नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसे एलपीजी के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत की गई थी इसी दौरान, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज जो आपको ध्यान रखना चाहिए मनमोहन सिंह से संबंधित वीवीआई करके, कि मनमोहन सिंह ने 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। जब यह सारी चीजें हो रही थी तो उस वक्त हमारे देश भारत के जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, वह मनमोहन सिंह हुआ करते थे, जिन्होंने अपना काफी इसमें योगदान दिया था, ठीक है। तो इसको आपको नहीं भूलना है, इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं हम आठवीं पंचवर्षीय योजना पे, जो फाइनली 1992 से शुरू हुई और 1997 तक, 1992 से 1997 इसका टाइम ड्यूरेशन रहा। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह आपका समझिए कि एक प्रकार से पूरा मानव विकास पर आधारित था, स्वांगीण मानव विकास पर आधारित था। इसी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, देखिए इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत इसी दौरान की गई थी। आपको और याद रखना है कि 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया था। यह समझ सकते हैं 1992-93 वाला टाइम आप याद रख सकते हैं। सारी चीजें जो थी आपका यह भी सिलेबस में है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, पंचायत वगैरह। उसके बाद देखिए, लक्षित वृद्धि दर इसका जो था वह 5.6% था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 8.8% रहा। तो यह भी बहुत बेहतरीन रहा, ठीक है। यह योजना अब तक की सबसे सफल योजना थी, ठीक है। तो अगर आपको कल को पूछा जाए कि जितने भी 12 पंचवर्षीय योजना रही उसमें सबसे सफल पंचवर्षीय योजना के तौर पे कौन चिन्हित है, या किसको माना जा सकता है, तो आपके समझ ध्यान रखना है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वह सबसे सफल पंचवर्षीय योजना रही थी, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1992 से 1997 था, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। थोड़ा सा डिटेल में पूछेगा तो यह रेट भी पूछ देगा। तो वृद्धि दर आप 8.8% रखिएगा और लक्षित वृद्धि दर 5.6%, इसको याद रख लीजिएगा। WTO याद रख लीजिएगा, पंचायत से संबंधित चीजें याद रख लीजिएगा, ये सब चीजों को याद रख लीजिएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना में। अब आते हैं हम 9वीं पंचवर्षीय योजना पे कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का 1997 से 2002 तक इसका जो है समय काल है, समय अवधि है। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास को दी गई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थी। इसका जो लक्षित वृद्धि दर था, विकास वृद्धि दर, वह 7.1% था, अनुमानित की गई थी, लेकिन इसकी वास्तविक विकास दर जो था वह 6.8% रहा, ठीक है। उतना अचीव नहीं हुआ लेकिन लमसम में पहुंच गया था, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना पे। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक इसका समय अवधि है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसका जो उद्देश्य था इस दौरान देश का, वह देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। इसमें गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसमें लक्षित विकास दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 7.6% थी। तो यह भी लमसम में पहुंचा, ठीक है, लेकिन यह भी सक्सेसफुल नहीं रहा। चलिए अभी 11वीं पंचवर्षीय योजना पे जाते हैं। आप देखिए, पंचवर्षीय योजना का वह काल चल रहा है जब पंचवर्षीय योजना का जो
मतलब एक प्रकार से समाज में जो इसका इम्पैक्ट होना चाहिए वह कम होते जा रहा है। इसका पॉपुलैरिटी जो है और इसका ऑथेंटिसिटी जो है या समाज पे जो इसका प्रभाव है वह कम आंकता या कम होता हुआ आपको नजर आएगा इस दौर में। जब पंचवर्षीय योजनाओं का दौर जब आपका 10वीं हो, 11वीं हो या 12वीं हो, ठीक है। अब देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें, इसका 2007 से 2012 तक टाइम ड्यूरेशन था। इस योजना का लक्ष्य जो था वह तीव्र एवं समावेशी विकास था। जब शुरू शुरू पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था तो कृषि हुआ करता था, इंडस्ट्री हुआ करता था, उसके बाद तो वार हो गया। तो उस दौरान पंचवर्षीय योजना लगता था कि हाँ कुछ हो रहा है, देश में कुछ नया हो रहा है, क्योंकि हम नए नए आज़ादी से उभरे थे, मतलब हम आज़ाद हुए थे। तो उस दौरान हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो अंग्रेज नहीं ले गए थे। सिर्फ उन्होंने वही चीज़ छोड़ा था जो चीज़ वह ले नहीं जा सकता था, मतलब जो चीज़ नहीं ले जा सकते थे सिर्फ वही चीज़ उन्होंने छोड़ा, ट्रेन की पटरियां छोड़ दी थी, बाकी सारी चीज़ें ले गए थे, ठीक है। तो देखिए ध्यान क्या देना है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वह 2007 से 2012 तक थी। इस योजना का लक्ष्य जो था वह तीव्र एवं समावेशी विकास था। इस योजना में शिक्षा पर भी जोर दिया गया था। वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो वर्ष 2010 में लागू भी हो गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य कर दिया गया था। तो यह आपको अगर पूछा जाए कल को कब हुआ था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। इसको आपको ध्यान रखना है, 2009 में। नवंबर 2007 तक प्रत्येक गांव में टेलीफोन सुविधा मुहैया कराना, 2009 तक सभी के लिए पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना आदि पे बल इसी दौरान दिया गया था। इसका जो लक्षित वृद्धि दर था वह 9% था, जो अचीव किया गया था 8%, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आते हैं हम 12वें पंचवर्षीय योजना पे। 12वें पंचवर्षीय योजना जो आपके समक्ष है यह 2012 से 2017 तक इसका समय अवधि है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था, ठीक है, बेसिक चीज थी। अब इस योजना में आपको ध्यान के रखना है कि योजना का अंत तक प्रजनन दर जो था वह 2.1% तक लाने का लक्ष्य रखा गया था इस योजना के दौरान। इसका लक्षित विकास दर 9% था और वास्तविक विकास 8% था। तो इसको आपको ध्यान में रख सकते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इसके बाद जो है नीति आयोग आ गई थी, जो ऊपर मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। आई होप कि आपको यह नोट जो है बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि इस नोट को जो है, जो अभी आपको नोट दी गई है, आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में शेयर कर दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। आपको ध्यान क्या रखना है कि इसको एटलीस्ट जितना चीजें यहां बताई गई पंचवर्षीय योजना के बारे में, एटलीस्ट उतनी चीजें तो आपको कम से कम जरूर याद होनी चाहिए। बाकी से संबंधित विस्तृत चीजें जो आपको पूछी जा सकती है वह मैं आपको एमसीक्यू सेशन के माध्यम से एटलीस्ट 50 प्रश्न पंचवर्षीय योजना संबंधित करा दूंगा। लेकिन कम से कम इतनी चीजें आप रट लें जितनी चीजें मैंने अभी बता दिया, ताकि कुछ बेसिक चीजें से मतलब बेसिक चीजें भी पूछे जाए और आप उसको जवाब नहीं दे सके तो यार थोड़ी मतलब बुरी चीज हो जाएगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि सब चीजों को अगर आप और विस्तृत तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं स्टडी फॉर गोल के साथ जुड़ के, तो मैंने जो बीच में बताया था वही चीज है कि जैसे सीजीएल और उसके समकक्ष जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे 6 to 8 सहायक आचार्य हो, औद्योगिक प्रशिक्षण हो, नगर पालिका हो, कल को होता है तो फिर से झारखंड दरोगा हो, तो सबका सिलेबस वही है। तो उसमें पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश, पेपर 2 इसमें खोरठा, अंग्रेजी, नागपुरी, पंचपरगनिया सबका प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, ठीक है। उसी तरह पेपर 3 में जितने आपके सब्जेक्ट है, झारखंड जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, ये सब सारी चीजें जो भी हैं सबका उसी प्रकार से जो है यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट और प्रैक्टिस सेट मिलता है, फुल लेंथ टेस्ट भी और सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे 20-20, 25-25, 50-50 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। उसी तरह अगर पार्टिकुलर हम खोरठा की अगर बात करें तो खोरठा का जो था स्टडी फॉर गोल्स ऐप में जैसे सीजीएल को टारगेट करते हुए न सिर्फ एक कंप्लीट खोरठा कोर्स था जिसमें पूरा पढ़ाया गया था, पीडीएफ वगैरह दिया गया था, उसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट का भी कोर्स था। इसमें 50 प्रैक्टिस सेट थे खोरठा का और इसमें जाता पूरा खोरठा पढ़ाया गया था। तो ये सब सारी चीजें हमारे द्वारा दी गई थी झारखंड सचिवालय की तैयारी के दौरान। यह अभी तक ऐप पे अवेलेबल है, इसका माध्यम से आप अभी भी इसका लाभ ले सकते हैं। स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पे सारी चीज़ें बता दी जाती है, जो भी करंट चीज़ें चलती रहती है, चाहे वो करंट अफेयर हो या करंट अपडेट हो, सब कुछ टेलीग्राम में दे दिया जाता है। खोरठा का अलग है और ऑफिशियल अलग है, ठीक है। कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक वीडियो में बने रहें और सारी चीज़ों को आपने ध्यानपूर्वक सुना, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगर आप इस चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ठीक है। पुराने छात्र हैं तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। और एक बार अगर आप कहोगे तो मैं फिर से आपको नोट्स दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट कर लो। अदरवाइज आई होप कि पढ़ने के दौरान आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए होगा तो पर्सनली आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। और कहीं पे भी किसी भी एग्जामिनेशन में कोई भी प्रश्न ऐसा पूछा जाए जो पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपको लगे और उसका अगर आपको जवाब में आप कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम में मैसेज करके किसी भी प्रश्न का जवाब पूछ सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम क्या है, तो टेलीग्राम में आपको सर्च करना है, सर्च सेक्शन में जाके SB_सुभाष वर्मा, और डायरेक्टली आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। या फिर हमारा जो ऑफिस में अगर किसी कोर्स से संबंधित कोई जानकारी आपको लेना है तो ऑफिस में आप 8986772733 इस नंबर पे संपर्क करके डायरेक्ट ऑफिस में भी जानकारी ले सकते हैं किसी कोर्स से संबंधित या किसी टॉपिक से संबंधित कि कैसे तैयारी करें, कहाँ से नोट्स लाएं, कहाँ से चीजें पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें, सब सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। अंततः मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही सिलेबस से संबंधित कॉमन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड। विराज क्लास ऑफ कर दो।